नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज की कक्षा का विषय मैंने व्याकरण से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, व्याकरण से ही हमें भाषा का ज्ञान होता है। आइए बच्चों, आज के विषय की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। बच्चों, आप रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं और कई तरह के खेल खेलते हैं। ये सभी कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से बच्चों, सूरज का निकलना, धूप का आना और बारिश का होना, ये सभी कार्य अपने आप होते हैं। ये किसी के भी द्वारा किए नहीं जाते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको अपने विषय का तरफ ले चलती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिया और उसके भेद। क्रिया यानी कि कार्य। आइए इसकी अच्छी से परिभाषा जान लेते हैं, कुछ चित्रों को पढ़ते हुए और कुछ वाक्यों को पढ़ते हुए क्रिया की जानकारी लेते हुए। पहला चित्र देखिए बच्चों। इस चित्र में बारिश हो रही है। बारिश अपने आप हो रही है क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और आप जान ही गए होंगे कि बारिश अपने आप हो रही है। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। इस चित्र में राधा चित्र बना रही है। यहाँ पर चित्र राधा के द्वारा बनाया जा रहा है। आइए हम अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में कविता हंसती है। आइए और चित्र देखते हैं और इस चित्र के वाक्य में लिखा है अमित तैरता है। देखिए बच्चों, इन चारों वाक्यों में और चारों चित्रों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। जैसा कि पहले चित्र में बारिश हो रही है, दूसरे चित्र में चित्र बना रही है, तीसरे चित्र में हंसती है और चौथे चित्र में तैरता है। ये सभी अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। आइए बच्चों, कुछ और चित्र और वाक्यों से पहले हम क्रिया को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। इस चित्र में छात्र कक्षा में बैठे हैं। जी हाँ, दूसरे चित्र में किसान खेत में हल चला रहा है। आप देखा, दोनों वाक्यों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। तीसरा वाक्य पढ़ते हैं और चित्र देखते हैं। नेहा गाना गा रही है। यहाँ पर भी क्रिया अलग है। आइए एक और चित्र देखते हैं और वाक्य पढ़ते हैं। सोनू आम खा रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी चारों चित्रों और चारों वाक्यों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। जैसे पहले चित्र में कक्षा में छात्र बैठे हैं, दूसरे में हल चल रहा है, तीसरे में गाना गा रही है और यहाँ पर सोनू आम खा रहा है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर से दोहराएंगे।
जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, कुछ और चित्र और वाक्यों को पढ़ते हुए क्रिया को और अच्छी तरह से समझते हैं। इस चित्र में दीपिका रस्सी कूद रही है। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ भी अलग ही क्रियाएं हो रही हैं। दीपिका रस्सी से कूद रही है और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के बारे में और जानते हैं कि क्रिया के बिना हम वाक्य भी बना सकते हैं या नहीं, या फिर आइए पढ़ते हैं। क्रिया में कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है। यहाँ पर साइकिल राम के द्वारा चलाई जा रही है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? यहाँ पर कार्य करने वाला राम है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। आसमान में चांद निकला है। यहाँ पर चांद आसमान में निकला है। यह कार्य किसी के द्वारा किया गया है? नहीं, यहाँ पर कार्य अपने आप हो रहा है। जी हाँ बच्चों, दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम साइकिल चला रहा है। इस वाक्य में कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे वाक्य में आसमान में चांद निकला है। यह कार्य अपने आप हो रहा है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेद या प्रकार जान लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा, अकर्मक एंड सकर्मक। आइए बच्चों, पहले अकर्मक के बारे में जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, या फिर अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन कार्यों में कर्म नहीं रहता है और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आइए थोड़े उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। जोकर हंसता है। यदि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आइए दूसरा चित्र देखते हैं और वाक्य पढ़ते हैं। घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर भी अगर हम क्या शब्द लगाते हैं, तो क्या प्रश्न लगाते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। आइए कुछ अकर्मक क्रिया के शब्दों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। आना, जाना, हंसना, सोना, भागना, चलना, दौड़ना, डरना, तैरना, डूबना, गिरना, उड़ना, बैठना और उठना। आइए बच्चों, अब हम दूसरी क्रिया के बारे में जानते हैं। दूसरी क्रिया का नाम है सकर्मक क्रिया। आइए सकर्मक क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। जिन क्रियाओं के कर्म का फल कर्ता को छोड़कर
कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, फिर से पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं के कर्म का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सकर्मक, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। आइए बच्चों, कुछ चित्रों और वाक्यों के उदाहरण से इसे भी समझ लेते हैं। इस चित्र में नेहा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर यदि हम क्या प्रश्न लगाते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। देखते हैं, नेहा क्या पढ़ती है? उत्तर मिलता है नेहा पुस्तक पढ़ती है, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है। आइए आप दूसरा चित्र देखते हैं और वाक्य पढ़ते हैं। राम सेब खाता है। राम क्या खाता है? राम सेब खाता है। इसी तरह से आइए कुछ और चित्रों को देखते हैं और वाक्यों को पढ़ते हैं। अंकिता नाच रही है। अंकिता क्या कर रही है? अंकिता नाच रही है। दूसरे चित्र में मंजू फूल तोड़ रही है। मंजू क्या तोड़ रही है? मंजू फूल तोड़ रही है। इन दोनों ही चित्रों में हमें क्या का उत्तर मिलता है, इसलिए यह दोनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, आगे हम कुछ और क्रियाओं को, सकर्मक क्रियाओं के शब्दों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। पढ़ना, लिखना, पीना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, देखना, करना, पकड़ना, पहनना और पढ़ाना। बच्चों, आप सबको ये दोनों क्रियाओं के रूप समझ में आए होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। दूसरा है, क्रिया शब्द के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जी हाँ बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। कभी कभी क्रिया सिर्फ एक शब्द की भी होती है, जैसे है। यह लड़का है। इस वाक्य में है क्रिया शब्द है। क्रिया में कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, ये सारे काम आपके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ काम जैसे सूरज का निकलना, चंद्रमा का निकलना और बारिश का होना, ये सभी कार्य अपने आप हो जाते हैं बच्चों। आइए अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या करें, इसकी जानकारी लेते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान करने के लिए जो क्रिया शब्द है उसके पहले हमें क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना है। यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया और उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। समझ में आया बच्चों? जो भी वाक्य हम पढ़ते हैं या फिर हम लिखते हैं, उसमें जो क्रिया शब्द है उसके पहले हमें क्या या किसे लगाना है, और अगर हमें उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है
तो वह अकर्मक क्रिया है। आइए इन दो वाक्यों से हम जान लेते हैं। जैसे अमित हंसता है, इस वाक्य में क्रिया हंसता है। इसमें यदि हम क्या हंसता है लगाते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, अमित हंसता है, हंसता है क्रिया शब्द है। अगर उसके पहले हम क्या लगाते हैं, क्या हंसता है, तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में है शिल्पा अनार खाती है। अब अनार खाती है यह क्रिया शब्द है। इसके पहले हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना होगा शिल्पा क्या खाती है। इसका उत्तर में मिलेगा शिल्पा अनार खाती है। देखिए इस वाक्य में क्या खाती है, उत्तर है अनार, अतः यह सकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, शिल्पा अनार खाती है। शिल्पा क्या खाती है, शिल्पा अनार खाती है। इस वाक्य में हमें क्या का उत्तर मिलता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। आइए बच्चों, अब हम आपसे एक अभ्यास करवाएंगे। देखिए आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों से क्या क्या काम करते हैं। यूँ तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं और वह अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य जो हमारे अंग हैं उनसे आप क्या क्या काम करते हैं, आइए आपके साथ में ही डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हैं आंखें। आंखों से आप क्या क्या काम करते हैं, एक सूची बनाइएगा सभी की और मुझे दिखाइएगा। लेकिन उसके पहले आइए हम दो दो कार्य जान भी लेते हैं। आंखों से हम देखते हैं और पलकें झपकते हैं। आइए दूसरा हमारा शरीर का अंग है कान। कान से हम सुनते हैं। तीसरा हमारा अंग है मुंह। मुंह से हम बात करते हैं, खाना खाते हैं और मुस्कुराते और हंसते भी तो हैं। जी हाँ। अगला हमारा अंग है नाक। नाक से हम सांस लेते हैं और खुशबू भी लेते हैं। अगला हमारा अंग है हाथ। हाथ से हम अनगिनत काम करते हैं, जैसे पकड़ना, लिखना, पेंटिंग करना, कपड़े धोना, कपड़े सिलना, चोटी बनाना, बाल बनाना और न जाने कितने काम हम अपने हाथों से करते हैं। फिर है पैर। पैरों से हम चलते हैं और दौड़ते हैं। वैसे पैर ही हैं जो हमारे शरीर का सारा भार उठा के रखते हैं। आइए अगला देखते हैं जीभ। जीभ हमारे किस काम आती है, जीभ भी हमारे बहुत काम आती है। सबसे पहले तो यह स्वाद लेने के काम आती है और दूसरा इससे काम होता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो यह हमारे मुंह से निकलने वाले श्वास पर कंट्रोल करती है ताकि हमारा शब्द उसी तरह से निकले। इसमें जीभ का अहम रोल होता है। आइए बच्चों अगला और आखिरी अंग देखते हैं दांत। दांत भी हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनसे हम खाना या फल चबा चबा कर खाते तो हैं ही, दूसरा यह जीभ के साथ मिलकर के हमारे मुंह से जो शब्द, जो बोलियां हम बोलते हैं वह निकलती हैं, उनमें भी दांत का अहम हिस्सा होता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। काम का होना या करना क्रिया कहलाए, खेले कूदे या ढोल बजाए। नमस्ते बच्चों।
खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ पसंद आया होगा और आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।